बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान का पानी रोका गया तो भरपूर ताकत से जवाब देंगे। पानी पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन है, इस पर समझौता नहीं हो सकता। जबकि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि अगर कोई भी न्यूट्रल लोग इस वाक़े की इंक्वायरी करते हैं तो पाकिस्तान इसमें भरपूर ताउन करेगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। तहकीकात इसकी होनी चाहिए जी। क्योंकि एक सानिया पेश आया है बहुत बड़ा और उसका कोई सर पैर समझ ही नहीं आ रहा, उनको भी नहीं। मतलब एक वाक़या हुआ है जी। और मैंने तो पहले ही दिन से ये बात की थी और मैं आज तीसरे दिन यही बात दोहरा रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जो हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वो चिकन आउट हो जाएंगे इसमें से वो पतली गली से निकल जाएंगे और जितना जल्दी वो निकल जाएंगे ये उनके लिए बेहतर है क्योंकि मामला उनके गले पड़ गया। पहली बात तो ये है कि ये इतना बड़ा सानिया पेश आया है और नरेंद्र मोदी वहाँ गए नहीं। इन्होंने पहलगाम का दौरान ये वहाँ से आए, सऊदी अरेबिया से आराम से इन्होंने वहाँ पे खाना तनावुल फरमाया सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म के साथ, और उसके बाद अगले दिन क्या करना था, उन्होंने कुछ भी नहीं करना था। मुलाकात हो गई और उसके बाद वापस आए और वापस आने के बाद ये सीधा दिल्ली में इन्होंने मीटिंग वगैरह की। वो क्या उसमें डिस्कस हुआ ये हम नहीं जानते। उसके बिहार चले गए, बिहार में इनका इलेक्शन, इन्होंने उसकी कंपेनिंग में इन्होंने इंग्लिश में तकरीर की। वहाँ लोगों को तो नहीं सुना रहे थे ना जी। वो तो दुनिया को सुनाने तरा रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। लेकिन ये वहाँ गए नहीं। उस इलाके में सबसे पहले इनको दिल्ली उतरते ही जहाँ पे जाना चाहिए था ये वहाँ नहीं गए आज तक। यानी आप ज़रा तसव्वुर करें कि वहाँ पर एक कोहराम मचा हुआ है और तो अब तो इसके अंदर ये फॉल्स फ्लैग भी नहीं, तो और ही कुछ घपला लग रहा है। सही। फॉल्स फ्लैग तो एक बात पाकिस्तान से कही जा रही है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर तहकीकात होनी बड़ी ज़रूरी है कि ये क्या हुआ है, क्योंकि इसको ये तो बहुत बड़ा कोई जुर्म किया है किसी ने जिसके ऊपर ये पर्दा डाल रहे हैं, या फिर वो टिपिकल फॉल्स फ्लैग, या ये कि क्योंकि इनका जाना वहाँ बनता था, ये वहाँ नहीं गए। दूसरी जो बात है वो ये है कि भारत की सदर का भी जाना बनता था। वो आज पोप फ्रांसिस के जो आखिरी रसूमात आज अदा हुई वो वहाँ पे मौजूद थी, ठीक है, लेकिन उससे पहले उनको वहाँ आला अहदेदारों को, आला हुकाम को दौरा करना चाहिए था वहाँ का। थोड़ी देर के लिए डंट पाओ उनके आर्मी चीफ दौरा करके आ गए, तस्वीर वगैरह खिंचवा के। हालांकि इनमें से कई लोगों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था खुद। और आप ये एक अजब बात देखें कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जिन पे सारा तकिया इन्होंने किया हुआ था, वो प्रेसिडेंट ट्रंप से रात को उनसे एयरफोर्स वन ने पूछा है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्या। वो कहते हैं मेरे दोनों मुल्कों से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके रहनुमाओं से, और ये 1500 साल पुराना झगड़ा है। अच्छा, ये तो इतना ही होगा, इतना ही होगा, ये तो बहुत पुराना झगड़ा है। फिर तो ये यूक्रेन और बाकी सारे, ये तो फिर मेरे ख्याल से इस वक्त सबसे पुराना झगड़ा है जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, हमें पता है ये फ़लस्तीन का मामला पिछली सदी में शुरू हुआ या उससे पहले, लेकिन ये तो इसका मतलब 1500 साल पुराना है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं, ठीक है, जिनको जपियाँ दे दे के जो है वो, आपको पता है यहाँ पे वो हो रही थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था ना, तो इंडिया में बाकायदा लोग उनके जो ये जो मतलब आम हिंदू तो नहीं थे, लेकिन वहाँ मैंने पूजा पाठ होते देखी थी। वहाँ पूजा पाठ हो रही थी कि एक मतलब, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा जो ये इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पे कि पता नहीं कौन सी शख्सियत आ रही है और वो आएगी, और वो बस दुआएं हो रही थी बाकायदा। इनके जो वहाँ पे कई, सारे तो नहीं लेकिन जो कई इनके
पूजा पाठ हो रही थी ट्रंप। अब ट्रंप जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो इनको क्या करेगा वाकई, मुझे बताएं, दुनिया क्या करे, कैसे संभाले इस वक्त ये जो मामला है इनका। जी। उसमें उन्होंने कहा कि मैं 1500 मैं कोशिश करूंगा। फिर उन्होंने बात की बांग्लादेश की, तो ट्रंप ने कहा कि अच्छा मैं शी जिनपिंग, उन्होंने चीन की बात की, उन्होंने शी जिनपिंग तो मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा। बांग्लादेश की बात की उन्होंने, वो आपस में तय कर लें। इन्होंने इसकी बात की, दोनों से मेरी बड़ी सी दोस्ती है, मैं 1500 साल से लड़ाई हो रही है और इसमें मैं देखता हूँ अब ये मामला भी ख़राब है। क्योंकि पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ ये रहा है कि आप बायलैटरल करें या पूरी दुनिया में से किसी को लाके मसला कश्मीर का हल करवाएं। देखें ना, और चाइना की वो पोजीशन रही जो मैंने कल बताया था आपको, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत, ये भी 2024 अभी चंद माह पहले यहाँ से होके गए हैं। तो बात ये है कि अच्छा यहाँ तो बिल्कुल जो मैंने कल भी बात की थी ना, कि वहाँ पे टीवी पे उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक जंगें हो रही हैं वीडियो गेम्स में, और अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने बहुत सोच समझ के, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, हमको ऐसा कोई प्लान बनाना है कि ये कश्मीर का मामला शायद मरीख पे जब इंसान पहुंचेगा तो वहां पे ये तय पाएगा, तो अभी हम इसमें जल्दी नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ी कोई प्लानिंग हो रही है, पता नहीं क्या प्लानिंग हो रही है, कहाँ हो रही है। चिकन आउट, दौड़ गए। ये शायद कोई पहली जंग है जिसमें एक फरार का रास्ता अख्तियार किया, क्योंकि जितना ये मामला खुलेगा उतना इनके गले पड़ जाएगा। तो मैं कल भी बात कह रहा हूँ, पहले दिन से मैंने ये बात की थी कि ये भाग जाएंगे, ये फरार हो जाएंगे, राह फरार इख्तियार करेंगे। अच्छा अब जनाब आगे क्या होगा मामला जी। देखें, कश्मीर का मामला इन्होंने हल करवाने के लिए आर्टिकल 370 नाफिज किया था जी। तो आर्टिकल 370 नाफिज हो गया क्या? कश्मीर नॉर्मलाइज हो गया? अगर लोग पाकिस्तान से गए थे, सारे ऑप्शन नहीं, अगर लोग पाकिस्तान से गए थे तो कैसे गए थे, कैसे गए थे? और यहां से खच्चरों पे, गधों पे, घोड़ों पे बैठ के, और ये सो रहे थे। मैंने आपसे कहा ना, हर एक घर में इनका एक जासूस बैठा हुआ है। अच्छा, और उसके बाद वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने बेलिबास किया, उन्होंने कलमा पढ़वाया। जो अभी इस कलमे वाली जो इन्होंने खतरनाक बात की है ना, उसका एक और एंगल भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि वो किस तरह गले पड़ेगा इनके। ये उसके बाद बेलिबास किया, उसके बाद कपड़े पहनाए, उसके भेज दिया। ये जो ड्रामा 4-5 दिन से चल रहा था, उससे भी चिकन आउट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। आप नोट करें, इनके मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, उससे भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे हैं। वो रोने धोने की तस्वीरें आ रही हैं, वो कलमा, उससे बात से भी आहिस्ता आहिस्ता चिकन आउट हो रहे हैं। और अच्छा, गए नहीं वहां, मोदी साहब को जाने की तौफीक नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि जब आप ये 370 आया था, तो ये क्यों लेकर आए थे उसको 370 को, कि यहाँ पर जो है वो कानून बदल दिया जाएगा, ये होगा, फलां होगा। तमाम उनके रहनुमाओं को, तमाम वज़राए आला को, तमाम उनके सियासतदानों को, तमाम उनके जो जो यानी पता नहीं उसमें कितने मुसलमान थे, क्या कोई तादाद ही नहीं, उनको उठा के इन्होंने जेलों में डाल दिया। सो सब वज़राए आला पुराने सारे, वो जो यानी इनके थोड़े फेवर में भी थे मोदी सरकार, उन सबको उठा के इन्होंने जेलों में डाल दिया और आर्टिकल 370 लगा दिया। अब देखिए ये तारीख क्या सिखाती है, ये तहरीकें, ये शायद उससे बड़ा या उसके मुकाबले का ओपन एयर प्रिजन, गजा से ये मिला रहे हैं ना, तो सही मिला रहे हैं। गजा जो है वो भी दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन, और कश्मीर, मकबूजा कश्मीर भी दुनिया का शायद सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन, जहां पर इन्होंने पता नहीं कितने लाख फौज और पुलिस और फिर यूनिफाइड एक कमांड, वो एक फौज 3 लेयर्स में थी। एक वो कोई इनकी जो है वो एक कोई फोर्सेस हैं, फिर उसके बाद पुलिस है, फिर उसके बाद जो है वो मतलब एक फौज है, वो 3 लेयर्स के अंदर सिक्योरिटी। और 1 घंटा लगा वहां पे पहुंचने में। वो जो आपको नजर आ रही है ना
जो लोग ये दिखा रहे हैं वो पता नहीं कौन से लोग हैं जिनकी वो बॉडी बॉडी पर जिसमें कुछ वाकया तो हुआ है, वहाँ क्या हुआ है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा, सर पे नहीं पता चल रहा। तो हम तो हमदर्दी का इजहार ही कर सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, वो वहाँ पर 1 घंटे बाद जी। वो पहुंचे हैं, 1 घंटा लगा है, सही। और हर रोज बकौल इनके 1000 टूरिस्ट वहाँ आता है, 1000 टूरिस्ट उस इलाके में आता है, और वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस को पहुँचने में 1 घंटा लगा। उससे पहले वो कलमा पढ़वाते रहे, उससे पहले वो कपड़े उतरवाते रहे, उससे पहले वो नारे लगवाते रहे, उससे पहले वो खवातीन को इधर करते रहे, लोगों को भेज, पता नहीं क्या कुछ होता रहा। और 1 घंटे बाद उनको खबर हुई, कोई हेलीकॉप्टर, कोई चॉपर, कोई वहाँ पे एम्बुलेंसेस, कोई वहाँ पर पुलिस वाला, कोई चौकी, कोई, अच्छा एक आदमी को जख्मी तो होता है ना, एक फायर हो गया तो 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए, 2 सिक्योरिटी वाले जख्मी हो गए। वो आके बकौल ये जिस तरह बात करते हैं उन्होंने स्प्रे किया लोगों पे गोलियों का और वो चले गए। अब या तो ये फॉल्स फ्लैग है, और फॉल्स फ्लैग नहीं है तो फिर मैसिव सिक्योरिटी फेलियर है, जिसके नतीजे में अभी कह रहे हैं ना सिक्योरिटी फेलियर है, होम ग्रोन। अच्छा, होम ग्रोन एक नया, अच्छा होम ग्रोन, तो ये इन्होंने बात मान ली ना। होम ग्रोन अगर वहां पर तहरीक उठी है, फर्ज करें होम ग्रोन उठी है, और होम ग्रोन इन्होंने वहां पर पता नहीं आज कितने हजार घर गिरा दिए हैं, ये इस तरह से मसाइल हल होंगे? ये मसाइल क्या इस तरह से हल होंगे? मुझे बताएं कि हजारों की तादाद में इन्होंने वहां पर मुसलमानों के घर गिरा दिए हैं इसलिए कि इनको गुस्सा चढ़ गया। और मैंने कहा ना, गुस्से में आदमी होता है तो वो फिर मजीद गलतियां करता है। ये वहाँ घर गिराते जा रहे हैं लोगों के, और ये घर गिराने के बाद जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पनाह देते थे, अच्छा पनाह नहीं देते थे, अच्छा बताओ, अच्छा ये करो वो करो, घर गिराए जा रहे हैं। ये कश्मीरियों का दिल जीत रहे हैं, यानी कश्मीरियों का दिल जीतने के लिए जो 370 लगा के इन्होंने कहा क्रश कर दो, उसका रिजल्ट ये निकला कि आज ये कह रहे हैं कि होम ग्रोन, बाहर से लोग आए थे अब उससे भी ये चिकन आउट हो रहे हैं। अभी कह रहे हैं होम ग्रोन, अंदर लोग मौजूद थे उनको ढूंढो, तो अंदर लोग मौजूद थे तो फिर होम ग्रोन तहरीक उठी है ना भाई। फिर अब मान लेना कि होम ग्रोन है, अभी घर किसके गिरा रहे हैं मुझे बताएं? पाकिस्तानियों के घर गिरा रहे हैं वहां पे, या तो घुस के तो देखें, घुस के क्या नजर उठा के देखें इस तरफ। यहां तो बिजनेस एज यूजुअल। ये जो आज सारी तकारीब हुई है ना, ये पीएमए की जो, जिसमें शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ और सारे लोग बड़े दुनिया वहाँ मौजूद थी, ये बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है पाकिस्तान में। ये नहीं कि खास इनकी खौफ से कोई तकारीब हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा, बिजनेस एज यूजुअल। जो एहतजाज हो रहे थे वो एहतजाज हो रहे हैं, जो मुज़ाकरात हो रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में ज़िंदगी नॉर्मल है बिल्कुल। हाँ, अलर्ट तो 24 घंटे हम अलर्ट रहते हैं, इनकी तरह सोते नहीं रहते कि इतनी बड़ी, मैंने कहा ना, शायद इनको ये भी नहीं, हर घर में क्या, हर घर में 5-5 जासूस बांग्लादेश के बैठे हुए थे और इनको पता ही नहीं चला कि वहाँ पे इनकलाब आ गया और हसीना वाजिद को उठा के फेंक दिया वहाँ पे लोगों ने, इनको कुछ पता ही नहीं चलता। और बाद में ये एक होता है ना, रोना पिटना, हंगामा, सर फोड़ो, मारो, अपने आप को मारो, किसको मारो, वो लगा होता है इनका। अब ये कश्मीरियों का दिल चुंगे इन्होंने जीतना है, तो उसके नतीजे में क्या तरीका, क्योंकि पहले तो था कश्मीर में 370 लगा, 370 लगा दिया, और उसके बाद जो है वो वहां पे सारे कश्मीरियों को हटा के जेलों में डाल दिया। जो बात कर रहा, उसके बाद यहां से लाखों की तादाद में, वही इसराइल मॉडल, उसका रेप्लिका, कि जी यहां पर हम डेमोग्राफिक चेंज करेंगे, इतने लाख लोग लाके बसा देंगे। अब उसका नतीजा क्या निकला कि आज ये कह रहे हैं कि होम ग्रोन, वहां पे घर गिराए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, नाम ले रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के, उसका घर जला दिया, उसका घर जला दिया, उसका घर गिरा दिया, इनको घर गिरा देने चाहिए, जो जो चेक करो कौन से लोग थे, अच्छा कहो ये वो फलाना ढिमाकना, तो वहां पे लोगों के घर गिरा रहे हैं। क्या इस तरह से आप, इस तरह से तो आप समझें कि आपके हाथ से मकबूजा कश्मीर खुद ही गया। अगर होम ग्रोन इतनी इतनी, अच्छा फिर उसके बाद देखें एक दूसरा बड़ा अजब सा वाकया हुआ है जी। और वो जो वाकया है वो जो डिप्टी डायरेक्टर CIA जुलियाना गैलिना उनका नाम, और ये जो है ये CIA की डिप्टी डायरेक्टर फॉर डिजिटल इनोवेशन,
2024 में, अगर 13 स्लाइड हम देखें इनको, 2024 में ये जो है ये वहाँ पर इनको जो विलियम बर्न्स थे, ये कोई 30 साल की इनकी सर्विस है। ये इलेक्ट्रिकल जो है इंजीनियरिंग में इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इन्होंने किया हुआ है, और ये टेक्नोलॉजी और स्पेस और ये सारा जो भी उसमें, ये CIA की डिप्टी डायरेक्टर, और बड़ी ज़बरदस्त बड़ी इंटेलिजेंट खातून है। इनका अगर हम देखें, इनका प्रोफाइल देखें, कि प्रोफाइलिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हम 13 स्लाइड अगर देखें ना, CIA नेम्स जूलियाना गिलानी एज डिप्टी डायरेक्टर फॉर डिजिटल इनोवेशन, तो बहुत इनका जो है वो ज़बरदस्त किस्म का इनका पोर्टफोलियो है और बड़ा इंप्रेसिव है। अच्छा, इनके जो हस्बैंड हैं लैरी ग्लॉस, वो जो हैं वो, अगर 16 हम स्लाइड दिखा सकें, तो इनके जो हस्बैंड लैरी ग्लॉस हैं वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ग्लोबल पब्लिक सेक्टर एट ब्लू वेक्टर के, ठीक है। और वो जो इनके हस्बैंड हैं वो भी साइबर सिक्योरिटी और उसके बाद वो US नेवी में रहे हैं बहुत अरसे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन, रिसर्च, स्पेस सिस्टम, नेशनल सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें वो बड़ा उनका ज़बरदस्त कैरियर, और वो एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को भी, पेंटागन को भी, CIA को भी, मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज को वो अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में वो एडवाइस करते हैं। वो इनके हस्बैंड हैं। सही। अब जनाब इनका एक 21 साल का बेटा जिसका नाम माइकल ग्लॉस, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नौजवान, और वो जो है ना फुटबॉल प्लेयर, और उसके बाद वो तुर्की आया, तुर्की में जब ज़ल्ज़ला आया था 2023 का, ज़ल्ज़ले में उसने शिरकत की। उसको यानी दोनों, यानी वालदा तो 30 साल से CIA में और उनकी एक्टिविटी, और वालिद भी साइबर सिक्योरिटी। अब 21 साल का बेटा जो है वो तुर्की आया, और उसके बड़ा, यानी एक होता है ना वो ख़ास किस्म के जैसे यंगस्टर्स होते हैं, फुटबॉल का प्लेयर, बड़ा फुटबॉल बड़ी ज़बरदस्त टीम्स के अंदर हो जाता रहा। वो आया और आके यूक्रेन और रशिया की जंग में इन्वॉल्व हो गया। लेकिन वो इन्वॉल्व कैसे हुआ? वो रशिया की फौज के अंदर शामिल हो गया। वो रशिया की तरफ से यूक्रेन के अगेंस्ट जो 1500 या 15,000, अभी तो सही तादाद सामने आएगी, यानी वालदा CIA की डिप्टी डायरेक्टर हैं, वालिद जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं गवर्नमेंट के, पेंटागन के। बेटा जो है वो बेटा जाके रशियंस के साथ मिल गया, और उसने अपना नाम लिखवा दिया पुतिन के साथ टीम में कि मैं ये यूक्रेनियंस को मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है अच्छी तरह मेरी जो फैमिली है वो, चूंकि CIA और अमेरिका और सिक्योरिटी, आप ज़रा ये जो जनरेशन इसको जो भी 20s में है, तो जो भी इसको नाम दें, वो कहते हैं वो गलत है, मेरे माँ बाप गलत हैं, वो गलत कर रहे हैं, पुतिन सही है, और यूक्रेन के ऊपर जो पॉलिसी अमेरिका की। पढ़ा लिखा लड़का, ये आज से 1 साल पहले मारा गया। रशिया किस तरफ से लड़ रहा था, यूक्रेन ने इसको मार दिया। आज इसका नाम डिस्क्लोज किया गया, और आप सिर्फ ये देखें कि इसका नाम जो है वो, वॉशिंगटन पोस्ट को मैं कोट कर रहा हूं, 17 CIA ऑफिशियल्स सन किल्ड फाइटिंग विद रशियन आर्मी इन यूक्रेन। 17 डिप्टी डायरेक्टर का बेटा रशिया के साथ मिलके यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा था। अब क्या वो वालिदैन से इन टच था? वालदा CIA में है और डिप्टी डायरेक्टर हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस प्रोग्राम, टेक्नोलॉजी, फलाना डिमा। ये एक सवाल अपनी जगह पर रह गया। लेकिन क्या वहां के जो लोग हैं होम ग्रोन, अब ये सवाल मैं दूसरे, इसको मैंने इसलिए मेंशन किया कि होम ग्रोन लोग हैं, अगर हैं, अगर पुलिस नहीं गई, अगर फौज भी नहीं पहुंची, अगर वहां के लोगों ने ये वाकया होने दिया गया, तो क्या इसका मतलब है कि वो भी कश्मीर की तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं इस लड़के की तरह? ये लड़का जो है ये कहता है कि जी मेरे जो माँ बाप हैं वो गलत,
उन्होंने गलत रास्ता इख्तियार किया, इसलिए मैं रूस के साथ लड़ूंगा मिलके, और मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये एक बड़ी, आप समझें कि एक बड़ी अजीब व गरीब सी बात है। वालदा डिप्टी डायरेक्टर थी, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा उनके साथ। तो क्या वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस और वहाँ की फौज और वहाँ की पुलिस को भी इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ, कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो उन्होंने इशारा होने दिया। देखे ना, या तो फेलियर है, तीन चार चीजें हैं ना, फॉल्स फ्लैग है, इंटेलिजेंस फेलियर है, या ये भी तो हो सकता है कि वो ये लड़का हो जिसके माँ बाप सीआईए में काम करते हो। लड़के ने कहा कि मैं, आपको पता है कि जब ये जेनोसाइड शुरू हुआ था गजा में, तो इलॉन मस्क आ गए थे, प्रेशर पड़ा, इलॉन मस्क ने दौरा किया था, और वो उन्होंने फ़लस्तीनियों के बाद में प्रेशर आ गया था बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने अपनी लाइन तब्दील की। दुनिया जो है, तो क्या वहाँ के जो लोग हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने इशारा होने दिए। अब जनाब इंक्वायरी हो रही है ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कि हमारी सफ़ों में इतने ऐसे लोग तो नहीं है जो कि इस तहरीक के हामी है। तो भाई या तो फेलियर है, या फिर आपने इतना जुल्म ढाया है वहां पे कि आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी, ठीक है, और फिर आप उनको भी आर पार कर देंगे कि ये फलाना पुलिस वाला जैसे इसको मार दिया, तो वो जैसे बिपिन रावत को मार दिया था इन्होंने। बात यह है कि ये मसला क्या इस तरह हल होता है, मसाइल, ये सियासी मसला इस तरह से हल हुआ है कि 2025 में अभी कह रहे हैं होम ग्रोन, वहां पे पता नहीं खुदा जाने तस्वीरें आ रही हैं मीडिया पे, अभी हो रहा है घर गिरा रहे हैं लोगों के, मुसलमानों के घर गिरा रहे हैं, घर गिरा रहे हैं। इस तरह से गुस्सा किस बात का है कि जो इलेक्शन हुआ अभी, बीजेपी 19 की 19 सीटों से हार गई, 19 की 19 सीटों से बीजेपी हार गई इलेक्शन। क्यों हार गई? अगर आपने हार्ट्स एंड माइंड इस तरह, दिल इस तरह से जीते, जब टोटल कोई चीज कोलैप्स होती है ना, तो टोटल कोलैप्स होती है। ये पूरा आइडिया, पूरी थ्योरी, पूरे ख्यालात, पूरी सोच, ये बिल्कुल फ्लैट हो चुका है सारा। अच्छा, उसके बाद जनाब ये तो चल रहा है ना एक तरफ का मामला, दूसरी तरफ अब आप ये देखें जरा, ये मैं द हिंदू देख रहा था 27, ये इस तरह से ये तहरीक, ये इस तरह से ये करेंगे और ठीक हो जाएगा कश्मीर। ये 27 इन्होंने हज़ारों लोग गिरफ्तार कर लिए हैं और वहाँ पर जो है वो घर गिरा रहे हैं, क्रैक डाउन हो रहा है कश्मीर में, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। और इनका ख्याल ये है कि इस तरह से कश्मीर का ये हल निकलेगा, कश्मीर का ये हल निकलेगा। अच्छा अच्छा ये भी नहीं किया इन्होंने, ये भी नहीं किया, इनको कई गुस्से चढ़े हुए हैं ना एक साथ जी। इन्होंने ये भी नहीं किया, बल्कि इन्होंने एक और काम ये किया है कि इन्होंने ये तो 1000 तादाद बयान कर रहे हैं, मेरे पास इसका नंबर ज़्यादा आ रहा है जो बांग्लादेश से इतलात आ रही है। इन्होंने गुजरात में, गुजरात कौन, ये जो कत्लगाह जहाँ से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सियासी कैरियर का आगाज़ होता है। अभी इंडियन एक्सप्रेस को मैं कोट कर रहा हूँ, फिगर से ज़्यादा है, जो वहाँ से लोकल हैं वो इसके ज़्यादा, वो कह रहे हैं 1024 बांग्लादेशी नेशनल्स को गुजरात में पकड़ लिया है, और उनके जो वज़ीर आला हैं या वज़ीर हैं कौन पता नहीं, संघावी, वो कह रहे हैं कि ये तारीखी कामयाबी है। कि तारीखी कामयाबी क्या है कि गुजरात में जो कत्लगाह जहां से आगाज हुआ हिंदुत्व की सियासत का, कह रहे हैं विक्ट्री है बहुत बड़ी, ये कामयाबी है कि हमने वहां पे बांग्लादेश के नेशनल्स को पकड़ लिया, गुजरात में पकड़ के उनको पता नहीं मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं खुदा जाने, उन पे गुस्सा उतार रहे हैं अपना। अच्छा, ये जो अब बात है ना, अहमदाबाद के अंदर भी गिरफ्तारियां, सूरत में गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूरे मुल्क के अंदर गिरफ्तारियां हो रही हैं सारे, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने इनको डंप कर दिया। मैं ये बात हमेशा, इनके जो संजीदा लोग हैं वो समझते हैं इस बात को। मसला ये है कि जो टीवी पे ये जो भटकती आत्माएं बैठी हैं,
इनको बात समझ नहीं आती। इनको अमेरिकन्स डंप कर चुके हैं एक अरसा पहले, और ये उस वक्त मैं बात कह रहा हूँ जब ये डोकलाम का मामला उसके बाद से हुआ, फिर उन्होंने अपनी वैक्सीन्स बनाई, फिर वैक्सीन्स डंप हो गई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर लोग उनके इनको इनको ये होता है ना, डिनाइल मोड में नहीं होते कि अब ये, जब वो कुकी लैंड वाला मामला शुरू हुआ तो इन्होंने कहा कि अमेरिकन बना रहे हैं वहाँ पे, क्रिश्चियन एक साजिश हो रही है, क्रिश्चियंस फिर नहीं, क्रिश्चियंस नहीं है, फिर चाइना भी, चाइना क्यों करेगा, ये वो आगे इनको बस बिल्कुल फारिग होते हैं ना, फारिग लोग। लेकिन आप ये देखें कि मैंने जो कल एक बात कही थी, तो ये जंग में अब क्या करेंगे भाई? देखें ना, अब तो पूरी दुनिया में एक ही बात गूंज रही है, वो कश्मीर है। यानी कश्मीर जो कि बिल्कुल सेटल हो गया था इनके मुताबिक, जहां सरमायाकारी आ रही थी और टूरिस्ट आ रहे थे, तो वहां होम ग्रोन इनके मुताबिक, अब इनके मुताबिक होम ग्रोन, अब पाकिस्तान कम, होम ग्रोन ज्यादा। होम ग्रोन लोग थे, तो अगर होम ग्रोन थे और बाहर से सैयाह आते हैं और होम ग्रोन लोग उनको मार देते हैं, तो वहां पे कोई जाएगा? तो इनकी सेहत का मुझे नहीं पता, इनकी अपनी पॉलिसी थी क्या था। होम ग्रोन टेररिस्ट है ना, उनके घर गिरा रहे हैं, ये घर गिराए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में खबर क्या है कि जी वहाँ घर गिराए जा रहे हैं, किस तरह, जिस तरह से वो। अच्छा, उसके बाद अब क्या, फिर इनको नेतन्याहू बनने का शौक, और नेतन्याहू बनने का शौक इनको, और उसमें ये डेमोग्राफिक्स तब्दील करने का इनके दिमाग में बात चली, और उसके बाद फिर क्या हुआ, नतीजा इलेक्शंस में वो हुआ, आज ये घर गिरा रहे हैं, बांग्लादेश के लोग पकड़ रहे हैं। मैंने कल ये बात की थी कि जो बड़ी ताकतें हैं ना, तारीख ये बताती है कि उनको, बड़ी ताकतों को बड़े मुल्क सूट नहीं करते, ख़ास तौर पे जब उनमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट लाइंस हों, बड़े मुल्क, यानी जो अपने आप को समझ रहे हो कि हम पहलवान हैं दुनिया के, या पहलवान बनने का सोचते हैं हम। दे डोंट लाइक ड्रीमर्स, दे लाइक ओबीडियंट सर्वेंट्स ऑन द ग्लोबल चेस बोर्ड। अच्छा, पॉन्स। अब इशू ये है, और ये पूरी हिस्ट्री आप देख लें, हिस्ट्री, जब सल्तनत बरतानिया, जब उसका सूरज गुरूब हुआ है पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के बाद से, तो सल्तनत बरतानिया में से 62 मुल्क आज़ाद हुए हैं। बरतानवी सल्तनत इतनी बड़ी थी, 62 मुल्क उसमें से आज़ाद हुए हैं, 62। और हर 6 दिन के बाद कोई एक मुल्क ऐसा अपना यौम आज़ादी मनाता है जो कभी बरतानिया का हिस्सा था। वैसे तो अगर बरतानिया से तो अमेरिका ने भी आज़ादी हासिल की थी बहरहाल, लेकिन अमेरिका तो कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं है। लेकिन बात यह है कि, और कई मुल्क ऐसे हैं जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, लेकिन कोई फ्रांस की कॉलोनी था, तो कोई जो है वो इटालियन कॉलोनी था, कोई बेल्जियम की कॉलोनी था। पूरा अफ्रीका, अगर हम ये फ्रेंच कॉलोनीज देखें, थर्ड मैप देखें, तो ये अफ्रीका के अंदर, ये आज से ये 1945 का किस्सा है, दूर की बात नहीं है। ये जो है, ये आप देखें कि ये इनके, ये सारा ये फ्रांस था, और उसके बाद 1956 में कितने मुल्क हुए, फिर 60 में आज़ाद कितने हुए, 75 में कितने हुए, 1958 में कितने हुए, ये कितने। आखिरी मुल्क वैसे बाय द वे जो आज़ाद हुआ है ना बरतानिया से, वो अच्छा, बरतानिया से तो आज़ाद हुआ, उससे पहले मैं इंडो चाइना की तो बात करूँ, फ्रांस तो यहाँ पे मौजूद था ना, ये कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये फ्रांस था। तो फ्रांस यहाँ से भी गया, वहाँ से भी गया, अफ्रीका से भी गया, और यहाँ पर डच भी थे, यहाँ नीदरलैंड भी थे, और बड़ा खूनी लड़ाई हुई, और वो भी यहाँ से निकले। और नीदरलैंड की सबसे बड़ी कॉलोनी कौन सी थी नीदरलैंड की? वो थी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया उनके पास था, डच के पास, और बड़ी खूनी लड़ाई हुई वहाँ से, वो उसके बाद गए। तो ये सारी जो कॉलोनीज हैं उसके, अच्छा उसके बाद ही हुआ, अच्छा ये पहले तो ना डिवाइड एंड रूल, फिर ये डिवाइड एंड एग्जिट, फिर ये था। तो पीछे इतना क्योस छोड़ गए कि अफ्रीका में वो कबाइल लड़ रहे हैं अभी तक, कहीं कोई लड़ाई हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, वो सर पैर नहीं वो। अच्छा, आखिर में आप देखें ना, अभी ये 2011 में सूडान और जनूबी सूडान को तोड़ दिया, क्योंकि साउथ सूडान के साथ मगरब चला गया, वहाँ अवेल है, और सूडान के अंदर वो, क्योंकि कबाइल की लड़ाई और ये सारा मुल्कों ने जिन्होंने अपने आप को संभाल लिया, उन्होंने संभाल लिया, वरना
बड़ी पावर्स को ये मुल्क सूट नहीं करते, जो मैंने कल भी बात की थी। ऑटोमन एम्पायर, अब देखें कितने मुल्क उसमें से निकले, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, ये सारे वो मुल्क हैं जो जिनमें से, और अभी यूक्रेन, और यूक्रेन ना सिर्फ ये कि यूक्रेन के पास से क्रीमिया निकल गया और बहुत सारे इलाके निकलने जा रहे हैं अभी। अच्छा, अब इसमें इशू ये सारा कि एक तो ये वहां गए नहीं, क्यों नहीं गए मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं जाना चाहिए था, इतना बड़ा सानिया हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो कुछ नहीं हुआ। क्या इनका अमित शाह जो है वो तो खुद, उनसे तो रेजिग्नेशन की बात हो रही है, तो वो वहाँ गए और वो तस्वीरें बड़ी करके तो गायब हो गए। उसके बाद कहीं टीवी चैनल से हट के आपको कहीं दुख, कहीं कोई एक संजीदगी, कोई संजीदा बात नज़र आ रही है? यानी वो इन्होंने किया कि पानी रोक दो, जो पता है चीज़ें नहीं हो सकती, वो चीज़ें जो पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़ें कर दो, पानी रोक दो, अच्छा ऐसा करो कि वो। और आपको पता है इसका क्या मैसेज आ रहा है? वहाँ पर लोग जो हैं वो जो कोई लिवर के किसी को कैंसर है कोई, उनको वहाँ से निकाल रहे हैं। टिपिकल वो जो एड बंद की थी गज़ा की जी। जो एड गज़ा की बंद कर दी थी ना, बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स का जो ओथ है उसमें यह है कि दुश्मन भी होगा, किसी भी मज़हब का होगा, आपने उसका इलाज ज़रूर करना है। ये नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी, दो ही शख्सियत ऐसी पैदा हो सकती हैं कि वो कहें कि वहाँ पे बच्चों को, लोगों को मार दो जान से, और या ये कहें कि अच्छा तुम इलाज के लिए आए हुए हो, कह रहे हैं जी मैं तो, मेरा तो कल मैंने, अच्छा पैसे भी दिए हुए हैं उन्होंने, या तो पैसे वापस कर दो, पैसे भी दिए हुए हैं, दाखिले करवाए हुए हैं, लोगों को ट्रीटमेंट, या हम कहेंगे हम आने नहीं देंगे। उनको कह रहे हैं कि अच्छा ये भी नहीं कि सर्जरी करा के जाओ, अभी निकल जाओ। बात यह है कि ये चीज़ें रह जाती हैं। अब सवाल यह है कि वो तो चिकन आउट हो गए, लेकिन यहां से तो एक बात गई है ना, यहां से तो आर्मी चीफ ने कहा है ना कि दो कौमी नजरिया मौजूद है। मुझे तो लगता है कई कौमी नजरिया वहां जन्म ले गए हैं। आप ये देखें ना, ये जो वहां पर ये कुकीज़ के साथ और मीतीज़ के, अभी तो बेशुमार, एक तो 35 वहाँ पे तहरीकें चल पड़ी, और एक दफ़ा झिझक ख़त्म हो गई ना, उनकी ख़त्म हो गई है झिझक उनकी, अब इसके बाद मज़ीद उनके तहरीकें तेज़ होंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि, और मैं जिस पे कि वहाँ से तो वो चिकन आउट हो गए, यहाँ तो बिजनेस एज यूजुअल कॉन्फिडेंटली। आज देखिए परेड हुई सारी, वो तकरीर, शहबाज शरीफ साहब भी, तो आर्मी चीफ की तकरीर भी आप सुने तो था, यहाँ तो बिल्कुल। ब्रेक के बाद डिस्कस कर तो लेते हैं। अगर वहाँ से ये हुआ है और यहाँ ये अंदाज़ा हो गया है कि तो चिकन आउट हो गए हैं, तो अब यहाँ से क्या होगा? और फिर ख़ास तौर पे उस वक्त जब कश्मीर के अंदर, कश्मीर के लोग पुकार रहे हैं इस वक्त कि हमें कोई बचाए आके, या तो अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज लैंड हो वहाँ पे और जाके लोगों के घरों को ये तोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के ख़िलाफ़ है बाय द वे, वो ये फैसला दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसमें तो वो लोगों को ऊपर वो अपना गुस्सा उतार रहे हैं ना, ये जो भी इनका असल प्लान था, ये जो भी था सारा सिलसिला, या तो अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौज जाके लोगों को बचाए, या ये कि इनके अपने लोग बचाएं। लेकिन ये चल नहीं सकता, ये चल नहीं सकता मामला कि भाई, जो पाकिस्तान को भी तो देख रहे हैं ना, वो पाकिस्तान को भी तो देख रहे हैं ना, पाकिस्तान को भी तो आवाज़ दे रहे हैं ना। तो अब व्हाट नेक्स्ट? ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप कहते हैं कि पाकिस्तान में फोर्सेस अलर्ट है, लेकिन तमाम कारोबारी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है। फोर्सेस अलर्ट है, जितना उनको होना चाहिए उससे शायद थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन कारोबारी ज़िंदगी तो तमाम मामूल के मुताबिक चल रहा है। लेकिन ये बताया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि अगर आप कुछ करेंगे मिस एडवेंचर तो उसके, लेकिन असल बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको 1500 साल पुराना कह दिया, तो इररिलेवेंट। दूसरी जो बात है, वो मैं बात ये कह रहा था कि ये बड़े मुल्क जो हैं ये क्यों सूट नहीं करते सुपर पावर्स को? ठीक है, कोरियन जंग भी तो हुई। अच्छा, इशू ये है कि ये इनको भी लोन देना, इनके अंदर रिजीम प्रॉब्लम, अच्छा इनके इत्तेहाद भी नहीं ज़्यादा होने देते। अभी जो आखिरी हुआ है वो आपके सामने देखें ना, यूरोप EU आपस में, EU इररिलेवेंट सा पड़ा हुआ है दरमियान में, वो उसको समझ नहीं आ रहा हमने किस तरफ जाना है। ये जो
जो इस वक्त एक तो मैंने बात की थी ना कि तहरीकें चल रही हैं, जी। बहुत सारी तहरीकें, 135 अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, लेकिन कुछ तहरीकें एम ब्लॉक चल रही हैं। एम ब्लॉक होता है ना, मुकम्मल, सही। जिनमें से एक साउथ और नॉर्थ की तहरीक भी है। और साउथ की जो रियासतें हैं वो बड़ी तालीम याफ्ता हैं, अरुणाचल प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, और उसके बाद जो है ये अगर आप मैप में आप देखते हैं कि कर्नाटका, तो ये सारी जो रियासतें हैं ये बड़ी, केरला, ये जो हैं ये रियासतें इनको इसलिए पसंद नहीं है कि दो तीन वजूहत। पहली बात तो ये है कि ये हिंदुत्व के ख़िलाफ़ हैं सारी की सारी। ये बड़े रोशन ख्याल लोग हैं यहाँ के, सही। ये बड़े मेहनती हैं, बड़ा कमाते हैं। यहाँ पर आप जाएं तो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ एक ज़िंदगी नज़र आती है साउथ के अंदर, और साउथ बड़ा प्राउड फील करता है। इनका इवन जो लिटरेचर है, इनकी जो फिल्में बनती हैं वो भी पहले साउथ से, वो हिंदी में भी बनती हैं लेकिन साउथ से पहले वो ज़्यादा हो। तो साउथ अलग है, वो साउथ और नॉर्थ की डिवीज़न, वो मुल्क असल में दो हिस्सों में भी है। एक तो है ना ये थोड़े छोटे जो रेड कॉरिडोर है और सेवन सिस्टर्स हैं, लेकिन एक मुल्क जो सेंटर है वो भी दो हिस्सों में है। सही। और इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा, तो थर्ड स्लाइड, इकोनॉमिस्ट ने इसमें ये कहा था जो मैंने कल भी बात की थी ना कि बेंगलोर वो आईटी हब है, वो ये जो भी कुछ है वो साउथ में, आप यूँ समझ लें। ऊपर ऐसे ही वो हिंदुत्व एक पता नहीं कौन से कहाँ पे बैठे हुए हैं ना, ऊपर कश्मीर है ना, इधर ये रियासतें साथ है ना। तो इकोनॉमिस्ट ने आर्टिकल लिखा था, थर्ड स्लाइड, टू सी इंडियाज फ्यूचर गो साउथ, द कंट्रीज रीजनल डिवीजन कुड मेक इट और ब्रेक इट। और ये ज्यादा पुराना भी नहीं है, पिछले साल का है। यानी जो डिवीजन है वो इतनी ज्यादा है कि ये मेक और ब्रेक होगा। और फिर उसके बाद ये कोई नई बात भी नहीं, भरा हुआ है ये। मैं अगर ये अभी चला जाऊं, यहाँ से स्टार्ट करें, रॉयटर्स फर्स्ट, इंडियाज नॉर्थ साउथ डिवाइड ओवर मोदीज प्लान टू रीड्रॉ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो कर रहे हैं तो वो फिर मजीद हो गया, क्योंकि सारा जो पैसा है जो बाहर से रेमिटेंसेज आती हैं, जो लोग रहते हैं, जो पढ़े लिखे लोग, अच्छा वो बड़े पढ़े लिखे, उनकी वो 80% ज़्यादा उनकी लिटरेसी है, वो काश्तकारी में, वो एग्रीकल्चर में, वो इंडस्ट्रीज में, वो हर जगह पे आ गए हैं, और वो हिंदुत्व के खिलाफ हैं। वहाँ उनकी इनकी ये फारिग है वहाँ से, तो ये उनके ऊपर। उसके बाद ये ब्लूमबर्ग ने 2018 तक से, ये मैं बताऊँ रिसेंट से मैं जाऊँ माजी में, इंडियाज ओन रेड ब्लू डिवाइड, वो के द फिशर्स जो हैं इनके रिचर और पुअरर हाफ्स, एक ऊपर पैसा खा रहे हैं बैठ के, टैक्स नीचे वालों के पास टैक्स आता है, वो खाते हैं, कमाते हैं, अब मेहनत करते हैं सारा कुछ करके, और ये जो ऊपर बैठे हुए हैं हिंदुत्व वाले, ये तो ये उनकी बड़ी खौफनाक तकसीम है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था, वाई रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन सिक्स्थ इज क्रिएटिंग अ नॉर्थ साउथ डिवाइड। ये नॉर्थ साउथ डिवाइड बड़ी खौफनाक है। वहाँ पे स्टालिन, MK स्टालिन जो उनके हैं वो, और बहुत सारे लोग, और ये पुराने नहीं आर्टिकल में, पिछले साल के में कुछ चीज़ भरा हुआ है, तो इनके खुद इनके इंडिया टुडे फिफ्थ डिलिमिटेशन ड्रो द नॉर्थ साउथ डिवाइड, ये एक नॉर्थ साउथ डिवाइड है। अच्छा, अब उधर जो है वो एक और मामला चल रहा है, और वो चल रहा है जनाब, ये इनका जो तीस्ता रिवर है, देखे ना, तीस्ता रिवर शुरू होता है ये सिक्किम से गालिबन निकलता है, फिर ब्रह्मपुत्र आ रहा है चाइना से, तिब्बत, ब्रह्मपुत्र रिवर जो कल भी बात हमने की थी, ब्रह्मपुत्र में शामिल होता है। उसके बाद वो आता है बांग्लादेश और ये सब। अब जनाब ये हुआ कि हसीना वाजिद जो हैं, चाइना उसमें कोई अपना प्रोजेक्ट पेश कर रहा था, बना रहा था, चाइना को बात कर रहा था, तो हसीना वाजिद जो हैं उन्होंने, मतलब इनका भी, उनका ख्याल था कि हमेशा मैं रहूंगी, और इनका भी ख्याल है कि यही रहेंगे हमेशा। उन्होंने इनके साथ एक मुआहदा साइन कर लिया तीस्ता रिवर पे, और उसमें बांग्लादेश के जो मफादात थे उनका सौदा कर दिया, बेच दिया बांग्लादेश को हसीना वाजिद ने मोदी सरकार के हाथों, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा धचका था ममता बनर्जी के लिए। मैं अब तक रहा, फिशर लाइंस इतनी है कि वो अगर इसको ये सब, मुझे नहीं पता कि क्या इनके क्या ज़हन है सारा। उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने वहाँ पर जो है वो बंगाल गवर्नमेंट जो है, ये 32nd, अगर ये पहले तो देखें ना कि उन्होंने ये 32nd अगर देखें, बंगाल गवर्नमेंट अपोज टू एनी इंडिया बांग्लादेश
पैक्ट ऑन तेस्ता रिवर, ये ममता बनर्जी का बयान है 30 सेकंड। वो बड़ी परेशान थी कि भाई ये जो है ये तो इंडिया के साथ हसीना वाजिद के साथ मोदी जो है ये हाथ में ला के आ गए हैं और इन्होंने, अच्छा वो कहती हैं कि जनाब ये सारा का सारा आपका है। NDTV, गवर्नमेंट वर्सेस 33rd, ममता बनर्जी ओवर बांग्लादेश टॉक्स ऑन गंगा तीस्ता वाटर्स, वो सारा का सारा वहाँ पे इन्होंने मगरबी बंगाल के लोगों से पूछा ही नहीं, इन्होंने कहा कि बात ही नहीं करनी, बंगाल गवर्नमेंट को हमने पूछना ही नहीं है। ताल्लुक क्या है कि हसीना वाजिद हमारी जेब में पड़ी है तो हसीना वाजिद से बात करो। अब जनाब आ गए डॉक्टर यूनुस। डॉक्टर यूनुस गए चाइना और उन्होंने वो जो तीस्ता रिवर का जो चाइना का प्लान था उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया, ठीक है। और उसके बाद वो जो उनकी तरफ से जब ये हुआ तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पोस्ट को कोट कर रहा हूँ, चाइना बैक्स बांग्लादेश विद 2.1 बिलियन इन्वेस्टमेंट मिड स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स ओवर तीस्ता प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ पे इनका मामला हो गया तय, ठीक है। अच्छा ये इनका बयान देखें उस जमाने का, चाइना इज रेडी बट आई वांट इंडिया टू डू इट, बांग्लादेश PM हसीना ऑन 1 बिलियन तीस्ता प्रोजेक्ट। लेकिन फिर उसके बाद ये ख़त्म हो गया और वो चाइना ने जो है वो चाइना के साथ उनके मामला तय हो गए। ये मैं इंडियन एक्सप्रेस कोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो चाइना आ गया ये अब जब मोहम्मद यूनुस के आने के बाद। अब जनाब उनके मुंह से लफ्ज़ निकला है चिकन नेक का, डॉक्टर यूनुस के मुंह से लफ्ज़ निकला ना चिकन नेक का। उस चिकन नेक के रिएक्शन के बाद आपको पता है क्या हुआ? चिकन मतलब परेशानी क्या हुई? उन्होंने सब कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा चिकन नेक है और ये पता नहीं 400 पता नहीं राफेल तैयारे, पता नहीं खुदा जाने क्या, ये पूरी की पूरी जो इंडिया की फौज और इनके जितने लोग थे वो जनाब चिकन नेक पे पहुंच गए। वो नाम लिया था सिर्फ डॉक्टर यूनुस ने, और मैं इंडिया टुडे कोट कर रहा हूँ, इंडिया फोर्टिफाइज चिकन नेक एज बांग्लादेश चाइना आई स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर। ओहो हो, उसके बाद जनाब आप ज़रा पढ़ें, बांग्लादेश overtures to China for potential investments have raised concern, ये वो चिकन नेक पे पहुंच गए जनाब, हंगामा फोर्टिफाई हो गया, ये वो सारा। रिपब्लिक 35th, इंडियन आर्मी पुट चिकन नेक कॉरिडोर अंडर लॉक एंड की, ग्रोइंग बांग्लादेश चाइना प्रॉक्सिमिटी। अब जरा अब हिजान देखें, वो चिकन नेक का नाम लिया था उन्होंने, अभी तो हुआ कुछ नहीं है। अब नाम देखे ब्रह्मोस मिसाइल खड़े हो गए, राफेल तैयारे हो गए, ये सिर्फ नाम लेने पे। मैंने कहा ना ये जो है इतनी खप डाली। एक आज मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, पोप फ्रांसिस जो हैं आज उनकी आखिरी रसूमात अदा हुई, तो वहाँ पर जो हैं वो कुछ 4 लाख के करीब लोग उनकी आखिरी रसूमात में शरीक थे। और ये 9 दिन तक तो सोग होगा, उसके बाद ये कार्डिनल्स बैठेंगे 130 के करीब, और जो उनमें 80 साल से कम उम्र हैं वो बैठ के चुनाव करेंगे। बड़ा डेमोक्रेटिक अंदाज है जिसमें पोप का चुनाव होगा। तो वहाँ पर 2 लोगों की मुलाकात हो गई। वो जो एंट्रेंस थी, एंट्रेंस की जो गैलरी थी, वहाँ 2 लोगों की मुलाकात हो गई। एक का नाम था ट्रंप, दूसरे का नाम था ज़ेलेंस्की। पहले दोनों मिले, फिर 2 लोग और उनकी महफिल में शामिल हो गए। पहले 2 मिले, अकेले दोनों ने बात की, एक कुर्सी पे दोनों बैठे नजर आए। अच्छा ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप को जो सीट मिली ना, सीटिंग अरेंजमेंट, ये देखें ट्रंप और ज़ेलेंस्की बात कर रहे हैं। अब उधर जनाब वेटिकन सिटी में भी यकीनन कोई बगिंग होती होगी, ये होनी चाहिए, मतलब वो ये दोनों बात करें, कुर्सियां खींच ली इन्होंने और ट्रंप बैठ गए ज़ेलेंस्की के साथ। और ज़ेलेंस्की को इन्होंने समझाया, जो ये मेलिना के साथ हैं ट्रंप, तो एक तरफ इनके फिनलैंड के प्रेसिडेंट हैं, एक तरफ जो है इनके मेलिना मेरे ख्याल से नहीं है, फिनलैंड के मेलिना है, उस तरफ फिनलैंड के और इस तरफ एस्टोनिया के प्रेसिडेंट्स के दरमियान खड़े थे। लेकिन ये छोटा सा दौरा था, लेकिन जब इन दोनों की मुलाकात गपशप शुरू की ना इन्होंने, तो फौरन केयर स्टेमर भी आ गए और मैक्रो भी आ गए बीच में कि हम तो सुने क्या बात हो रही है, यूरोप का डील हो रही है सारी। तो ये पहले दोनों थे, फिर वो शामिल हो गए। बड़ा एक ये तारीखी विजुअल्स हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसके बाद ही बात की कि नहीं, मसला ये है कि क्रीमिया तो चला गया। स्टीव विटकॉफ बात करके आ गए, और स्टीव विटकॉफ वहाँ से बात करके आज ओमान में उनके फिर मुज़ाकरात हुए ईरान के साथ। और अब अगले हफ्ता सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे इसका एक और दौर होगा। और आज के मुज़ाकरात भी ठीक गए, क्योंकि इस दौरान चाइना
और इस दौरान चाइना, रशिया, बाकी सारे मुल्क दरमियान में आ चुके। मैं एक बात से भी याद दिला दूं, ईरान की तरफ से आज बात हुई। जी। ईरान हमारा बरादर मुल्क है, उनकी तरफ से आज बात हुई कि हम दरमियान में पाकिस्तान और भारत के दरमियान आने को तैयार हैं। ये उन्होंने अच्छी बात उन्होंने की, लेकिन मैं उनको उनका मीडिया याद दिलाना चाह रहा हूँ। प्रेस टीवी उनका सरकारी मीडिया है। उनका सरकारी मीडिया ये बताता रहे दरमियान में, प्रेस टीवी अगर हम दिखा सकें, वो ये बताता रहे कि नेतन्याहू के कत्लेआम में भारत ने उनको असला दिया है। तो ये तो बात बिल्कुल ऐसी ही हो गई। ये उन्होंने बड़े अच्छी नीयत से बात की है। उन्होंने पाकिस्तान बड़े अच्छी नीयत से बात की है कि हम सुलह करवाते हैं। मसला ये है कि मैं अगर उनसे कहूँ, देखें उनके यहाँ भी एक इशू है, बड़ी अच्छी नीयत से बात की। उनके यहाँ भी इशू चल रहा है कि ये कासिम सुलेमानी के कातलों से मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुल्क के लिए अच्छा है। यानी ईरान के और पाकिस्तान की तरफ से भी नई ख्वाहिशात गई हैं। लेकिन ये जहन में रखें कि गज़ा के कत्लेआम में नरेंद्र मोदी से ये मुज़ाकरात की हमें दावत बराह करम ये ना याद दिलाएं। बड़े ज़ख़म हैं मुसलमानों पे, इंसानियत के सीने पे बड़े ज़ख़म हैं। जब असलाफ दे रहा था ये नरेंद्र मोदी नेतन्याहू कत्लेआम के लिए, तो अरब न्यूज़ ने क्या खबर लगाई थी? अरब न्यूज़ ने कहा था कि पूरी सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है कि नेतन्याहू को असलाह देना बंद करो, अगर स्लाइड हमारी टीम तैयार करे। ये सऊदी अरब की तरफ से बात हुई थी। तो ये किसी मर्डरर को, किसी जेनोसाइड में हिस्सा लेने वाले को, जो कि इसराइल को इन दिनों में भी असलाह देता रहा है, और अब कह रहा है कि गज़ा, और इसी दौरान मामला तय हो गए। ये इस हफ्ते के दौरान ये मामला तय हो गए। किसके मामला तय हो गए? सीज फायर। सारे एक साथ छोड़े जाएंगे लोग, जो हमास है वो सारे के सारे लोगों को एक साथ रिहा करेगा। अच्छा, ये अभी भी जो है ना इसराइल के, वो भी तो दो, मैंने कहा था ना कुंभ मेले के अंदर, ये उनकी 44 स्लाइड देखें। अब उनका अमेरिका में नहीं है कोई ताल्लुक, 44 स्लाइड उनका मीडिया का कह रहा है। अब जो हमारा फ्यूचर है वो सिर्फ इंडिया में रह गया। वो पूरी दुनिया में उनको एक इंडिया ही रह गया, सिर्फ इंडिया रह गया। यानी उनके लिए सिर्फ एक इंडिया रह गया। ये इनका, ये नरेंद्र मोदी वाला इंडिया मैं नहीं कहना चाहता, इंडिया के लोग बहुत बाशऊर हैं। ये जो एक टोला बैठ गया आपके ऊपर, बात ये सारी के वो उनको ये याद आ रहे हैं, इनको वो याद आ रहे हैं। बाकी दुनिया सारी अपने सुकून, चैन, जंगें ख़त्म करवा रही है, मईशत पे तवज्जो दे रही है सारा। और इसी दौरान जो है वो ये बिल्कुल अब फिंगर्स क्रॉस्ड, और फिंगर क्रॉस इसलिए कि वहाँ पर तैयार हो गए हैं हमास वाले भी, और दुनिया भी तैयार हो गई है, स्टीव विटकॉफ भी तैयार हो गए हैं। मुझे नहीं पता नेतन्याहू का क्या हाल होगा, लेकिन ये है कि ये वो तैयार हो गए हैं इस बात पे कि वो सारे के सारे एक ही फेज़ में, और 5 सालों का सीज फायर, और 5 सालों का या 7 सालों का जो भी उसका टाइमिंग्स हैं, उसके मेरे ख्याल से 5 साल के ऊपर एग्री किए हैं सारा। और इस दौरान जो है वो गज़ा के अंदर, और मैं डेली सबक कोट कर रहा हूँ, हमास ओपन टू 5 years ट्रस्ट। अच्छा, और इसमें ये बात आप जहन में रखें, अच्छा बांग्लादेश का जो न्यूज़पेपर ये भी कोट कर दूं, तीसरा प्लान विद चाइना गेन स्पेस। चाइना के साथ तो चले गए ना दोबारा, जी चाइना के साथ चला गया ये 29 डॉक्टर यूनुस चाइना की तरफ चले गए। अच्छा, ये 5 साल के लिए वो तैयार हो गए हैं ये पूरा मुआहदा करने के लिए। और इस दौरान जो है वो ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प तैयारी पकड़ रहे हैं कि उन्होंने सऊदी अरेबिया आना है, और सऊदी अरेबिया का उन्होंने विज़िट करना है। और सऊदी अरेबिया के विज़िट से पहले वो यहाँ सऊदी अरेबिया आ रहे होंगे, तो ये यहाँ पे वो अमन की करके, तो ये यहाँ पे इनको नेतन्याहू याद आ रहा होगा, नेतन्याहू ये याद आ रहे हैं, तो ये चिकन आउट हो गए सेफ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कत्लेआम फिर किया किसने है? कि अगर होम ग्रोन है तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ पर तहरीक चल पड़ी है। होम ग्रोन लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, होम ग्रोन। ये घर किसके गिरा रहे हैं? पाकिस्तानियों के घर गिरा रहे हैं। ये कराची लाहौर में घर, वहां घर में इस्तेमाल। इसका मतलब है एक तहरीक ने जन्म ले लिया है जो कि वहां पर होम ग्रोन तहरीक है। और अगर सिक्योरिटी फेलियर नहीं है तो फिर सिक्योरिटी के लोगों के ज़मीर भी जाग उठे और वो भी उनके साथ मिल गए, जो कि मामला एक संगीन है। ठीक है, तो पहले तो ये तहकीकात करेंगे या पता नहीं क्या करेंगे, खुदा जाने। लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान, हम तो कहते हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और किसी से भी करवाएं, हमसे ना करवाएं, अक़वाम मुत्तहिदा तो किसी से भी करवा लें। लेकिन होम ग्रोन का मतलब ये हुआ कि तहरीक, पहले कहते थे ना तहरीक ख़त्म हो गई है,
तो ये घर किसके गिरा? एक अंदर से एक तहरीक ने जन्म लिया है जो कि शायद पहले से भी ज़्यादा वायलेंट है, और उसके नतीजे में अब मुझे बताएं सियाहत का मामला, जहाज़ रुके हुए हैं, मतलब अच्छा खासा इन्होंने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। तो बस हम तो दुआ करते हैं कि दुनिया में अमन सुकून आए और इस तरह के जो फितने हैं इनके दिमाग में जो है वो कुदरत की तरफ से कुछ अकल आए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदों नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।